हरिपुर नाम के गांव में सुदर्शन नाम के हीरों के व्यापारी रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा था। वो बहुत ही अमीर थे और इसी कारण उनका समाज में बहुत रुतबा था। सुदर्शन ने कड़ी मेहनत कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था, मगर सुदर्शन को एक बात खाए जा रही थी। वो एक दिन अपनी पत्नी शुभदा से, अरे शुभदा, ये सारंग अब 25 साल का हो गया है। इसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ये आगे कुछ करना चाहता है या नहीं? क्या तुम्हें कुछ बताया है उसने? नहीं तो सारंग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा ही बाहर घूमता रहता है। शुभदा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जब तक हम हैं तब तक सब ठीक है। हमारे जाने के बाद ये सारा कारोबार तो उसे ही संभालना है। उसे सब कुछ संभालना आना तो चाहिए। जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रुको, आज उसे घर आने दो। आज तो उससे मैं सब पूछ ही लेता हूँ। सुदर्शन और शुभदा बातें कर ही रहे थे कि तभी सारंग अपने दोस्तों के साथ उसके कमरे में जाते दिखाई देता है। तो सुदर्शन उसे आवाज लगाते हुए, हाँ पिताजी, क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ, मुझे जरा तुमसे बात करनी है। सारंग अपने दोस्तों को कमरे में बिठाकर उसके पिताजी के पास आता है और वो अपने पिताजी से, हाँ बोलिए पिताजी, क्या बात करनी थी आपको? बेटे, तुम्हारी अब पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तुम आगे क्या करना चाहते हो? अगर कुछ करना नहीं चाहते तो अपना व्यापार ही संभाल लो। अरे पिताजी, आप भी ना। मैंने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। और हाँ, आगे चलकर तो ये सब कुछ मेरा ही है, तो मुझे किस बात की चिंता। एक दिन सुदर्शन अपने बेटे के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आ जाता है और उसी में उनकी मौत हो जाती है। कुछ वक्त बाद शुभदा सुदर्शन के लिए चाय लेकर जाती है तो सुदर्शन को ठंडा पड़ा देख वो डर जाती है और वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है। अपनी माँ के रोने की आवाज सुनकर सारंग कमरे से बाहर आकर देखता है तो वो भी चौंक जाता है कि ये सब अचानक से कैसे हो गया और जोर जोर से रोने लगता है। अब कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। सारंग ने सुदर्शन का कोई काम नहीं सीखा था, तो दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ये सब देख शुभदा को भी टेंशन आने लगा था। वो अब टेंशन लेने लगी थी। घर में कमाने का कोई जरिया नहीं था और इसी कारण सुदर्शन ने कमाई हुई संपत्ति पर ही सब कुछ चल रहा था। सुदर्शन ने की हुई कमाई सारी की सारी सारंग के पास आ गई थी, तो उसी में सारंग को जुआ खेलने की लत लग गई। सारंग सभी के सभी पैसे जुए में हार गया। उसने जुए में अपना मकान, माँ के गहने और सारे के सारे पैसे लगा दिए। वो जुए में सब कुछ हार चुका था। सारंग के पास अब कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे कर वो गरीब बन गए। सारंग अब झोपड़ी में रहने लगा। तो एक दिन शुभदा सारंग से, सारंग, अब तो बस करो। तुम्हारे जुए के कारण हम सब कुछ बेच चुके हैं। अब हमारे पास ना बेचने के लिए कुछ है और ना ही खाने के लिए। अब तो कुछ काम करो। तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। शुभदा की बातें सुनकर सारंग को बहुत बुरा लगा। उसे बार बार अपने पिताजी की बातें याद आ रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अपनी गलती का पछतावा होने लगा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। माँ, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। माँ, मैं कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लेता हूँ। हमारा गुजारा तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन अब तुम क्या काम करोगे? हमारे पास तो जो कुछ भी था सब कुछ चला गया है। माँ, मैं बाजार जाकर देखता हूँ। कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर सारंग बाजार चला जाता है। यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता कि तभी वहाँ पर खड़े दो आदमी एक दूसरे से, अरे ये वो सुदर्शन जी का बेटा है ना? मैंने सुना है कि इसने जुए में सारी संपत्ति खत्म कर डाली। अब उनके बहुत बुरे हाल है भाई। अरे हाँ भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए तो यहाँ वहाँ काम ढूंढ रहा है। भाई, संतान अच्छी होनी चाहिए। हाँ भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। सारंग उन दोनों की बातें सुनकर निराश हो जाता है और अपने घर लौट आता है। सारंग को निराश देखकर शुभदा समझ जाती है, लेकिन सारंग ने आज खुद से प्रयास किया। ये बात शुभदा को बहुत अच्छी लगी। शुभदा ने खाना बनाया और दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन शुभदा सारंग से, सारंग, मेरे पास ये 2 सोने के कंगन हैं।
तुम इसे बेचकर कुछ काम शुरू करो। मैंने ऐसे ही वक्त के लिए इन्हें छुपा कर रखा था। नहीं माँ, ये पिताजी ने तुम्हें दिए थे, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। कुछ ही दिनों की तो बात है बेटा, इन्हें गिरवी रख दो, बाद में छुड़ा लेंगे। ठीक है माँ। सारंग को अपनी माँ की बातें ठीक लगती है। वो अपनी माँ के कंगन लेकर साहूकार के पास चला जाता है और उन्हें गिरवी रख देता है, और उससे जो भी पैसे आते हैं उससे बड़ा ही सोच विचार कर एक पुरानी वैन खरीद लेता है। सारंग ने उस वैन को फूड वैन में बदल दिया। स्कूल के बच्चों को पसंद आने वाली चीजें उस वैन में लगा दी और स्कूल के सामने ही वैन खड़ी कर दी। आज उसका पहला दिन था, लेकिन सारी की सारी चीजें बच्चों के पसंदीदा होने के कारण आज उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और इसीलिए वो खुशी खुशी घर लौटता है। घर आकर अपनी माँ से, माँ माँ जरा बाहर तो आओ माँ। अरे अरे, क्या हुआ सारंग, तुम्हें इतनी जोर जोर से आवाज दे रहे हो? माँ, आज मेरा धंधा बहुत अच्छा हुआ है, ये देखो आज की कमाई। अपने बेटे की बातें सुनकर शुभदा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो पैसे लेकर भगवान के सामने रखती है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती है और बाहर आकर सारंग से, सारंग आज बहुत दिनों बाद अच्छी खबर सुनने को मिली है, ऐसे ही तरक्की करना बेटा, और जुए की तरफ कभी मत जाना। हाँ माँ। आज शुभदा और सारंग बड़े खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अब धीरे धीरे कर सारंग ने अपनी वैन में कई प्रकार के खाने की चीजें रखना शुरू कर दिया। वो अपनी फूड वैन दिन भर स्कूल के सामने लगाता और शाम के समय चौपाटी पर, ताकि उसके ग्राहक और ज्यादा बढ़े। सारंग की यह कल्पना काम कर गई। उसकी फूड वैन अब बहुत मशहूर हो गई थी। लोगों को सारंग के हाथ का खाना भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। कुछ ही दिनों में सारंग ने अपने खुद के कमाई से माँ के कंगन छुड़वा लिए, और सारंग अपनी माँ से, माँ ये लो तुम्हारे कंगन। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, तुमने आज खुद की कमाई से मेरे कंगन लौटा दिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही तरक्की करो। सारंग अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर फिर से अपने काम पर चला जाता है। उसका काम दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा था, और इसी कारण सारंग के पास अब वक्त ही नहीं था। सारंग कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, वो अपने खाने की क्वालिटी कभी नहीं बदलता, वो मेंटेन करता। बहुत सारे लोग फूड वैन पर खाना खाना पसंद करते। सारंग की कड़ी मेहनत के कारण आज वो फिर से अमीर बन गया। उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। उसने अपने पिताजी का मेहनत से बनाया हुआ घर फिर से खरीद लिया और अपनी माँ के साथ फिर से उस घर में रहने चला गया। सारंग ने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखकर फूड वैन शुरू किया था। आज उसके पास उसकी मेहनत के कारण 2 होटल और थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और खुद के दम पर कुछ करने की चाह होनी चाहिए। यही कुछ साल पहले की बात है। सुभाष अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ मुंबई शहर में रहता था। उसका अपना कोई घर नहीं था। वो अलग अलग प्रकार के करतब वाले खेल दिखाने का काम करता था। उसकी पत्नी निर्मला ढोल बजाती और उसकी बड़ी बेटी माया वो करतब दिखाती। माया सिर्फ 6 साल की थी और उसका भाई मोहित 5 साल का, जो खुद भी कुछ छोटे मोटे करतब दिखाता, और उसकी एक छोटी बहन मीरा जो कि 2 साल की थी। वो उन्हें एक जगह बैठकर देखती रहती थी। एक दिन सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई शहर के पास वाले छोटे बड़े गांव में करतब करने के लिए जा रहा था कि अचानक से सुभाष का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देख निर्मला, अरे अरे ओ भाई, नीचे उतर गाड़ी से, दिखाई नहीं देता क्या किया तूने? निर्मला गुस्से से आग बबूला होकर उस गाड़ी वाले को आवाज लगाई जा रही थी, लेकिन गाड़ी वाले ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी का स्पीड बढ़ाकर वहाँ से चला गया। अब निर्मला अपने बच्चों को पास लेकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, पहले से कुछ कम समस्या थी हमारी जिंदगी में, अब ये सब कौन देगा हमें सहारा? कहाँ जाएंगे? एक ही तो सहारा था हमारा, ये क्या कर दिया भगवान तूने? वो रोए जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, गरीब का कोई मसीहा नहीं होता। अब वही पास में अपने पति का अंतिम संस्कार कर निर्मला अपने बच्चों को फिर से शहर लेकर जाती है। अब वो कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी बस स्टॉप पर भीख मांगने लगी और अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन माया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बचपन से ही अलग जिद वाली लड़की थी। वो अपनी माँ से, माँ, हम भीख क्यों मांगते हैं?
हम कोई काम क्यों नहीं करते? माया, किस्मत के आगे कुछ किया नहीं जा सकता बेटी। तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए और हमारी जिंदगी की कठिनाइयां बढ़ गई। होने को कोई नहीं टाल सकता बेटी। अब उसने कूड़े से प्लास्टिक बोतल, कांच की बोतल अलग करने का काम शुरू किया, जिससे उसे कम से कम एक वक्त के खाने के पैसे तो मिल जाते। लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी माँ अचानक से गंदगी के कारण बीमार पड़ गई, तो पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां माया पर आ गई। जब वो सिर्फ 7 साल की थी। एक दिन की बात है, माया अपना काम कर रही थी कि एक अमीर लड़का अपनी कार से प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंकता है और वो माया के पास गिर जाती है। तो वो लड़का जोर से, अरे यार, ये बोतल तो इस लड़की के सर पर लगनी चाहिए थी। मेरा निशाना चूक गया। शिट, ये भिखारी कहीं के कितने गंदे दिखते हैं। न जाने कहाँ से आते हैं और न जाने नहाते होंगे या भी नहीं। अमीर लड़के की बात माया के मन को किसी तीर की तरह चुभने लगी। अब उसने ठान लिया कि वो कूड़ा चुनने का काम नहीं करेगी, वो कुछ और काम करेगी। उसने अपने पास के पैसे निकाले और गिनने लगी, जिसमें से उसने 50 रुपए निकालकर साइड में रख दिए और फिर अपने भाई बहन और माँ के लिए कुछ खाने की चीजें लेकर घर चली जाती है। वो रात भर सोच में थी कि कल से वो क्या काम करेगी। सुबह तक उसने सोच लिया था कि अब वो सिग्नल पर हार और गजरे बेचेगी। अब वो कुछ हार लेकर बेचने लगती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन माया और उसकी दोस्त शीतल दोनों मिलकर हार और गजरे बेच रहे थे। रात होने को आई थी, लेकिन उनका सामान कुछ ज्यादा नहीं बिक पाया था। तो शीतल माया से, माया, अब तो रात होने को है। हम दोनों अब जबरदस्ती ही लोगों को गजरे बेचेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो ही हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। नहीं शीतल, हम ऐसा नहीं कर सकते। न जाने यहाँ पर कैसे कैसे लोग होंगे। और माया, हमारी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। प्रयास करने में क्या जाता है। अब शीतल लोगों के बीच में जाकर लोगों को गजरे बेचने लगती है। ले लो साहब, ले लो, सिर्फ 10 रुपए में 2 दिए साहब, ले लो ले लो। शीतल हर किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कोई उसके गजरे नहीं ले रहा था कि तभी एक आदमी ने शीतल को जोर से चपट लगाई। अब शीतल रोने लगती है। ये देख माया शीतल को कुछ दूरी पर लेकर जाती है और उससे, शीतल, मैंने कहा था ना तुझे, यहाँ कैसे कैसे लोग होंगे हम नहीं जानते, लेकिन तुम हो की। लेकिन ये पेट भी तो भरना है ना माया, कैसे भरे इसे। देख देख माया, कम से कम हम एक वक्त की रोटी खा सकते हैं, लेकिन ये देख, वो तो बेचारे न जाने कब से भूखे हो। भगवान जिंदगी तो देता है, लेकिन हर किसी को अच्छी क्यों नहीं देता। किसी को बहुत अमीर बनाता है तो किसी को बहुत ज्यादा गरीब। कि 2 वक्त का खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता। क्यों क्यों माया? हाँ शीतल, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये जंजीरें हमें ही अपनी काबिलियत पर बदलनी होंगी, बदलनी चाहिए। अगर हमें कुछ किए बिना ही ये सब कुछ मिल जाए तो हमें उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। देख लेना, हम जरूर अपना नसीब बदलेंगे। माया का जज्बा कुछ ऐसा था कि वो अपनी जिंदगी की हर मुसीबत को पार करते जा रही थी। अब माया 22 साल की हो चुकी थी। वो अपने परिवार की भागदौड़ संभालने की कोशिश में ही थी कि तभी उसकी मुलाकात भानु से हो जाती है, जो खुद भी इसी कोशिश में था, जो किसी केटर के हाथ के नीचे काम करता था। अब एक दिन भानु माया से, माया, मैं सोच रहा था क्यों न हम ऐसा काम करें कि जिससे हमें इज्जत भी मिले और पैसा भी। पैसे तो हम कमा रहे हैं, लेकिन इज्जत कैसे कमाए भानु? देखो माया, मैं कैटरर्स के हाथों के नीचे काम करता हूँ। मैंने देखा है, वो लोग जब भी मंडप को डेकोरेट करते हैं तो उसमें उन्हें बहुत सारा मुनाफा मिलता है। भानु, तुम अमीर लोगों की बात कर रहे हो। नहीं माया, मैं यहाँ 10 साल का था तब से काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत ही गहराई से देखा है इस फील्ड को। यहाँ सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो, तुम किसी भी पुरानी चीज को ऐसे बदल देती हो जैसे वो नई हो। और मैं खाने में क्या सही है, कौन सी चीज कैसे बनानी है, ये सब मुझे अच्छे से पता है। अगर हम दोनों मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करें तो। लेकिन इन सब के लिए पैसों की जरूरत होती है भानु, और वो हम कहाँ से लाएंगे? माया, मैंने कुछ 10,000 रुपए बचा कर रखे हैं।
और मैं अपने दोस्तों को पूछ कर देखता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। अब भानु अपने दोस्तों को पूछता है तो वो भी भानु और माया के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं। वो चारों मिलकर पैसे इकट्ठा कर अपना काम शुरू कर देते हैं। वो अपने लिए काम ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा था कि अचानक से माया के दोस्त उसे मिलने आती है। तो वो माया से, माया, अगले महीने में 5 तारीख को मेरी शादी है, तो तुम्हें जरूर आना है, समझी? अब माया उससे सब कुछ पूछताछ करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी में 100 लोग आने वाले हैं। तो माया अपने दोस्त से, दोस्त देख, मैं और मेरे दोस्त मिलकर कम से कम पैसों में तेरी शादी करवाते हैं। अगर तेरे पिताजी हमें एक मौका दे तो तेरी शादी तो एकदम बढ़िया हो जाएगी। माया, मैं पूछ कर देखती हूँ, लेकिन बाबा ने पहले से ही कर्जा लेकर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि तेरे पिताजी के बजट में ही हम सब कुछ करेंगे, और इतना अच्छा करेंगे कि लोग तो तेरी शादी की तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब माया के दोस्त की शादी का कॉन्ट्रैक्ट माया और उसके दोस्त भानु ने ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत ही कम पैसों में बहुत ही बढ़िया शादी का समारोह पूरा किया। वो बहुत ही मेहनत कर एक एक चीज को जोड़ जोड़ कर बनाते हैं ताकि उन्हें ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल पाए और वो अपनी नई शुरुआत कर एक ऊंचाई को छू सके। सारी सजावट देख माया के दोस्त के पिता, बच्चों, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतने कम पैसों में तुम इतनी अच्छी तैयारियां करोगे। आज तक हमारे यहाँ किसी की इतनी अच्छी शादी ही नहीं हुई जितनी मेरी बेटी की तुम लोगों के कारण हुई है। थैंक यू सो मच बच्चों। उस दिन से भानु, माया और उसके 2 दोस्त मिलकर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। छोटा छोटा करते करते कब वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे ये उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा था। अब माया बड़ी हो चुकी थी। भानु और माया ने एक दूसरे से शादी कर ली। उन्होंने अपना खुद का एक घर खरीदा। भानु अकेला ही था, तो अब माया का परिवार ही उसका परिवार बन चुका था। माया ने अपनी छोटी बहन की शादी भी एक अच्छे लड़के से करवाई और अपने भाई को भी अपने साथ ही काम पर रख लिया। अब वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। साथ ही माया ने अपने जैसे लोगों के लिए काम शुरू कर दिया। माया अब गरीबों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसका जज्बा, उसकी मेहनत अगर उसके साथ हो तो वो अपना नसीब खुद बदल सकता है।